तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर नेक्स्ट पार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। तो अब हम थाइमस के आगे की ग्लैंड्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारी पहली ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ये होती है हमारी किडनी के सर पे, मतलब कि किडनी के ऊपर। तो अगर किडनी एक पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एड्रिनल ग्लैंड भी अपने पास एक पेयर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकेशन एंड नंबर कि ग्लैंड कितनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है। ठीक है, तो मेडुला, पहले हम अंदर वाले से शुरू करते हैं। तो मेडुला हमारे दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम कैटेकोलामिन्स बोलते हैं। अब कैटेकोलामिन्स क्यों बोलते हैं? कि इनके अंदर कैटाकोल ग्रुप होता है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड आके अटैच होते हैं, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब कैटेकोलामिन्स हो गए, तो इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ने की सिचुएशन है या भागने की सिचुएशन है, तो उस टाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे सामने शेर आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे मतलब प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, तुम ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे कि तुम्हें हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे कि शेर दहाड़ रहा है, वो कितना दूर है ना। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम्हें पसीना आने लगता है। तो ये काम करवाता है हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो हम अलर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पायलो इरेक्शन हो रहा है। पायलो इरेक्शन मतलब कि अपने रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, पिपिलरी डायलेट हो रही है। ठीक है, स्वेटिंग हो रही है। अब क्या है, एक और चीज़ क्या है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं ग्लूकोज को लेकर, कि भागना है, स्वेटिंग भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो बॉडी एक्टिव हो रही है, तो ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, अब ग्लूकोज बढ़ेगा कैसे? ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा, लिपिड्स का लाइसिस होगा और प्रोटीन्स का लाइसिस होगा। इन सबको तोड़ के हम ग्लूकोज बना लेंगे। ठीक है, और क्या काम होता है इनका कि ये हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। जैसे ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है ना, हमें हमारे दिल की धड़कनें सुनने लगती हैं कि हाँ हमारा दिल धड़क रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इतने पीक पे काम कर रहे होते हैं डर की सिचुएशन में कि हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। ठीक है, हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब काम हो गए हमारे कैटेकोलामिन्स या फिर मेडुला के हार्मोन्स का। अब देखते हैं कॉर्टेक्स का। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करने के लिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, आई ट्राई कि मैं इसे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बना सकूँ। ठीक है, जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने किडनी देखी है, तो किडनी में पता है ना कि GFR होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हम उसी को यूज़ करके याद करेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब GFR हो गया। अब याद करना है कि कौन से कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होते हैं। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉर्टिकॉइड्स होते क्या हैं। तो जो हार्मोन्स कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से पार्ट से कौन सा कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हम सेक्स स्टीरॉइड्स को। अब देखो ये अंदर की बातें होती हैं, है ना, तो ये अंदर की तरफ से रिलीज होगा, मतलब कि रेटिकुलरिस रिलीज करेगा सेक्स स्टीरॉइड्स। ठीक है, अब देखना है कि ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा क्या रिलीज करते हैं। तो हमारे पास 2 कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग GM, तो ग्लोमेरुलोसा रिलीज करेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और फेसिकुलेटा रिलीज करेगा ऑटोमेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक तो ये तरीका हो गया याद करने का। एक और तरीका क्या है कि G के साथ कभी G नहीं आएगा। ठीक है, तो G के साथ क्या आ जाएगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। फेसिकुलेटर के साथ क्या आ जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका फंक्शंस क्या क्या है। तो जो हमारे सेक्स स्टीरॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, वो फेशियल, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर जो होते हैं उनकी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया सेक्स स्टीरॉइड्स का। अब दूसरा है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो वो कॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखें,
ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेन हार्मोन रहता है जो बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कैटेगरी का, वो है कॉर्टिसोल, ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लाइपोलाइसिस करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है। इन शॉर्ट ये हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, ठीक है। अब देखो प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, मतलब प्रोटीन्स टूटेंगे, तो क्या बनाएंगे, वो अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। तो ये उन अमाइनो एसिड्स, मतलब जो प्रोटीन जो टूट के बने हैं, उनका सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन भी कम कर देते हैं। आई गेस यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उन अमाइनो एसिड्स का जो अपटेक और यूटिलाइजेशन है ना, उसको भी रोक देते हैं। तो हमारे ब्लड में ये सब चीज़ें बढ़ चुकी होती हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। अब आती है तीसरी कैटेगरी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या है, मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब कि क्या हो गए, हमारा सोडियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, ये सब को मैनेज करते हैं ये, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा मेनली एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है रीनल ट्यूब्यूल से, कि सॉल्ट और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो यूरिन है वो बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली बीपी इंक्रीज करने के काम आता है, ठीक है। अब जो हमारा ACTH था वो किस पे इफेक्ट डालता है, तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाली कैटेगरी है ये होती है हमारे रास सिस्टम के अंडर, ठीक है। दैट इज अपना रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो रास सिस्टम के अंडर होता है, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाली कैटेगरी है ये होती है हमारी ACTH के अंडर, ठीक है। तो ACTH किस पे आके इफेक्ट कर रहा था, अपना कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स में भी स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर जोना पेसिकुलेटा पे, ठीक है। समझ आ गया, ये हो गया। अब हम थोड़े से इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कॉर्टिसोल के। तो एक तो हमने देखा कि वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था बॉडी में, आई मीन ब्लड में, ठीक है। और क्या क्या काम करता है, जो कॉर्टिसोल है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है, रीनल सिस्टम पे भी काम करता है, और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं इसके, क्योंकि जो हमारे इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी होते हैं अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं, फिर जो अपन बोलते हैं कॉर्टिसोल को लेके चलते हैं, तो कॉर्टिसोल है वो जाके इनहिबिट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की प्रोसेस को, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, तो ये एक्ट कर रहे हैं एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। ये हमारी इम्यूनिटी भी सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, और RBC का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो इनका काम क्या क्या हो गया, CVS पे काम कर रहे हैं और रीनल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, और RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब भी कोई बंदा स्टीरॉइड्स पे होता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उसको एंटीबायोटिक्स भी दो साथ में, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी एक रह गया एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। तो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम कर रहा है और रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है सोडियम एंड वाटर का। तो सोडियम एंड वाटर तो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक्सक्रीट कौन कौन हो रहे हैं, पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस, ठीक है। तो सोडियम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब एक प्लस चार्ज अंदर आया तो एक को बाहर भी निकाल रहा है ये, तो पोटेशियम को बाहर निकाल दिया इसने, और फॉस्फेट आयंस को एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं कि एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है। अब देखो ये सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट आयंस के साथ खेल रहा है, तो आयंस के साथ खेल रहे तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करेगा, है ना। कि अगर हम सोडियम ज़्यादा चाहिए तो सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा, ज़्यादा रिलीज होगा एल्डोस्टेरोन, है ना। बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन करेगा क्योंकि ये साथ में पानी को भी रीएब्जॉर्ब कर रहा है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा, कैसे, क्योंकि सोडियम पोटेशियम और आयंस फॉस्फेट आयंस हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता किसकी वजह से है,
इन्हीं आयन्स और वाटर की वजह से होगा। तो अगर ये इनके साथ खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर में भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा, है ना। अब है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर तो अपने डिपेंड करता है ना कि ब्लड का वॉल्यूम कितना है, आयंस कितने हैं, पानी कितना है, तो ये उन सब में काम करेगा। तो इसका सारा एक्शन यहीं से आ जाता है, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। क्या आयंस के साथ खेल रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, आयंस एब्जॉर्ब कर रहा है तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा, है ना। आयंस के साथ खेल रहा है तो फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ जाएगा, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो ब्लड वॉल्यूम जो है उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यही है कि इसका मेन काम आयंस और पानी के ऊपर ही है, मेनली सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो कि कॉर्टिसोल के क्या फंक्शंस है और एल्डोस्टेरोन के क्या फंक्शंस है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड पे, पैनक्रियाज। तो ऐसा कोई शायद ही कोई इंसान होगा जिसने डायबिटीज़ का नाम ना सुना हो, कि उस बंदे को डायबिटीज़ है या फिर उसको शुगर है ना। तो वो डायबिटीज़ कौन सी होती है? डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पैनक्रियाज में क्या क्या है। तो पैनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज वाला सेगमेंट है ये हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर। क्यों? क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं वो हमारे पार्ट लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक है, एंडोक्राइन में कौन कौन से पार्ट्स हमारे? एंडोक्राइन वाले जो पैनक्रियाज होते हैं उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो ये आइलेट्स कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन होते हैं। अब देखो ये 1 to 2 मिलियन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में है। स्टिल ये कितना परसेंटेज है टोटल पैनक्रियाज का? 1 to 2%। ठीक है, इतने ज़्यादा होने के बाद भी ये सिर्फ इतने ही हैं। सोचो कि एक्सोक्राइन पैनक्रियाज कितना ज़्यादा होगा, है ना। अब जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल्स हमारे रिलीज करेंगे ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन रिलीज हुआ, जाके एक्ट करेगा लीवर को। ठीक है, लीवर पे उसने एक्ट करा, उसको बोला कि भाई ब्लड में ना ग्लूकोज की कमी हो रही है तो चल ग्लूकोज बनाना है। तो कहेगा कि कहाँ से बनाए? तो कहेगा ठीक है तेरे पास ग्लाइकोजन का स्टोरेज है ना, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर दे। तो लीवर क्या करेगा? ग्लाइकोजन का लाइसिस करेगा, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो ग्लूकागोन है वो सेलुलर अपटेक जो होता है ग्लूकोज का उसको कम कर देता है। मतलब कि सेल्स ना ग्लूकोज को अपटेक कर पाती हैं ना उसे यूटिलाइज कर पाती हैं। तो इस तरीके से भी जो ग्लूकोज बना है वो कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। तो इससे भी क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, इसका अपोजिट एक्शन होता है इंसुलिन का, जो सीक्रेट होता है हमारे बीटा सेल्स से। तो बीटा सेल्स है, उन्होंने सीक्रेट करा हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन आया, बोलेगा कि देख भाई अभी बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो रखा है, तो अब हमें इसे वापस अंदर भेजना है और इसको तोड़ के कुछ और बनाना है। ठीक है, लीवर बोलेगा कि ठीक है भाई, लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, किसी और को भी बोल। तो ये जाके बोलता है कि ठीक है। तो ये लीवर और अडीपोसाइट्स, मतलब कि जो अपनी जो फैट सेल्स होती हैं उन दोनों को बोलता है, उन पे एक्ट करता है। तो क्या होगा? जो सेलुलर अपटेक है ग्लूकोज का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लीवर क्या करता है, जो ग्लूकोज आता है ना उससे ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर लेता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस था, वहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कौन करता? मतलब ग्लाइकोजन सिस मतलब कि सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस। लाइसिस है मतलब कि तोड़ रहा है, तो तोड़ रहा है हमारा ग्लूकागोन, बना रहा है हमारा इंसुलिन। किसको बना रहा है इंसुलिन? ग्लूकागोन को। ठीक है, तो अब हमारा जो इंसुलिन है वो क्या करवाता है? एक तो सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है। तो जो सेल्स होती हैं ना उन पे ग्लूट4 रिसेप्टर्स होते हैं। कौन कौन सेल्स पे होते हैं? हमारे एडिपोसाइट्स पे होता है, हमारे स्केलेटल मसल पे होता है। तो इन मसल्स में ग्लूट4 रिसेप्टर होता है जो एक्टिवेट करता है इंसुलिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड से जाता है सेल्स के अंदर और हमारे पे वो यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा ग्लूकागोन है और इंसुलिन है
एक हाइपरग्लाइसेमिया कर रहा है, एक हाइपोग्लाइसेमिया करेगा, मतलब इन शॉर्ट क्योंकि वो ग्लूकोज को अंदर ही भेज रहा है ना सेल्स के, तो ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारे ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं कि ना ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए ना ग्लूकोज कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैनक्रियाज का। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो किसी बंदे में प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा, या फिर अगर एक्टिवेट भी हो रहा है मतलब रिलीज भी हो रहा है पैनक्रियाज से, तो भी वो एक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई है सेल्स पे। तो क्या होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, कि ग्लूकोज है ब्लड में लेकिन सेल्स नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, तो सेल्स तो स्टार्व कर रही हैं, तो सेल्स क्या करेंगी, जो उनके पास फैटी सोर्स है उनको तोड़ेंगी, उनको तोड़ तोड़ के कीटोन बॉडीज बनाएंगी। ठीक है, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि ग्लूकोज है नहीं, तो फिर अब ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बनने लगेंगी, तो ये एक्सक्रीट होने लगेंगी हमारे यूरिन में। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज तो जा ही रही हैं क्योंकि सेल्स तो बना रही हैं वो खुद के यूज़ के लिए। साथ में क्या होगा, जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ब्लड में वो भी जब एक्सक्रीट होने लगेगा यूरिन में, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यूरिन में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में। क्या क्या, ग्लूकोज, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ब्लड में तो वो पूरे का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं बोलना चाहिए, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अपने रीनल ट्यूब्यूल्स से। तो क्या होगा, एक थ्रेशहोल्ड तक तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है रीनल ट्यूब्यूल्स, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो उसे एक्सक्रीट करना चालू कर देते यूरिन में, तो क्या होगा, ग्लाइकोज यूरिया होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो सेल्स खुद के खाने के लिए कीटोन बॉडीज़ बना रही थी एक्चुअली वो फैट्स को तोड़ती हैं ताकि कुछ एटीपी रिलीज़ हो, उनको एनर्जी मिले, तो उस प्रोसेस में ना क्या बनती हैं, कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। अब वो कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो भी एक्सक्रीट आउट होने लगते हैं यूरिन में, तो हमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ दोनों यूरिन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पैनक्रियाज का। ठीक है, अब देखते हैं हम गोनैड्स। ठीक है, तो गोनैड्स क्या है, हमारे टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो इनके क्या काम है, जो टेस्टिस है वो हमारे स्क्रोटल सैक के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो सके। ठीक है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों है, क्योंकि हमारे गैमेट्स बनाता है, कौन से, स्पर्म्स। ठीक है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो है ही क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अभी हमें पता है कि एक पेयर होता है टेस्टिस का, तो उसमें हम एक सिंगल टेस्टिस देख रहे हैं अभी, उसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ऐसे ना बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। आई गेस जहाँ तक मुझे याद है 250 लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब उन लोब्यूल्स में क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो हर एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। आई मीन हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब उसके आजू बाजू का जो स्ट्रोमा पड़ा होता है उसमें हमारी होती हैं लेडिक सेल्स। अब जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि LH होता है, वो जाके एक्ट करता है हमारे गोनाइड्स पे और रिलीज़ करवाता है एंड्रोजेंस। तो वो जो LH था वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है और एंड्रोजेंस को रिलीज़ करवाता है। कौन सा एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इस पे हमारी जो एक्चुअल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि टेस्टिस है, एक पेयर होता है, एब्डोमिनल जो कैविटी उसके बाहर होती है टेस्टिस की लोकेशन, स्क्रोटल सैक में एक पेयर होता है। तो हमने इसको देखा कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में हमारे लेडिक सेल्स होते हैं जो एंड्रोजेंस रिलीज करती हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, अब ये एंड्रोजन है, ये क्या करता है, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन था वो क्या कर रहा था। तो एक तो हमने देखा था कि ये FSH के साथ मिलके हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसको स्टिमुलेट करते हैं, बट इसके और भी फंक्शंस हैं। जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारे जो रेटिटेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वास डेफरेंस है,
और हमारा सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उन सबका जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है और जो फंक्शन है उसमें भी ये हेल्प करवाता है। ठीक है। दूसरा है कि मस्कुलर ग्रोथ। हमने देखा है कि जो लड़के होते हैं उनकी जो मसल्स होती है वो अच्छी खासी होती है, मेनली वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। तो मसल ग्रोथ होती है, फेशियल, एक्सिलरी हेयर, ये सब भी है। और जो उनके फीचर्स होते हैं टिपिकल कि एग्रेसिव होना, लो पिच वॉइस, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब देखो मस्कुलर ग्रोथ हो कैसे रही है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इसका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक मतलब कि बनाने वाला इफेक्ट होता है ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है उसको ये प्रमोट करता है। ठीक है। और क्या करवाता है, जो ये जाके एक्ट करता है CNS पे, और लिबिडो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस वजह से, लिबिडो। ठीक है। अब क्या है, ये हो गया हमारे टेस्टिस। अब आते हैं हम हमारे ओवरीज पे। ठीक है। तो ओवरीज में क्या है, हमें पता है कि इसका भी एक पेयर होता है फीमेल्स में, और ये एब्डोमेन में ही होते हैं। ठीक है। अब ओवरीज भी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और साथ में ये भी एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। ये भी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये भी एक ओवा रिलीज करते हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। ठीक है। दैट इज हमारा गैमेट फॉर्मेशन में ओवरीज हेल्प करती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो ओवरीज हैं वो हमारे 2 हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो ओवरी में भी क्या होता है ना कि ओवरी है, उसमें फॉलिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। और हमारा ये स्ट्रोमा रहता है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अपना ओवरी का है। अब क्या है, इसमें जो एस्ट्रोजन है ना वो कहाँ से रिलीज होता है, वो इन्हीं ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ना, इसी से रिलीज होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो FSH है वो आके ग्रोथ करवाता है इन ओवेरियन फॉलिकल्स की। फिर ये जो बढ़ते हुए मतलब जो ग्रो करते हुए फॉलिकल्स है ना, यही रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉलिकल ग्रो होता है, हमने देखा था। उसके बाद वो रप्चर होता है, दैट इज ओव्यूलेशन की प्रोसेस आती है। तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल हमने देखा था मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये होता है हमारा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्यों, क्योंकि जो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस है ना उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। अगर मान लो एंडोमेट्रियल थिक ही नहीं होगी, मतलब कि एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड ही नहीं रहेगी, वॉश ऑफ हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो भी साथ में बह के बाहर निकल आएगा, है ना। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है। समझ गए। तो प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है कॉर्पस लूटियम, और एस्ट्रोजन का सोर्स है हमारे ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है। अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जो एस्ट्रोजन है वो हमारा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। जो टेस्टिस कर रहा था कि मतलब वो रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, फलाना ढिमकाना के फंक्शंस, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, इन सब में काम कर रहा था, सेम हमारे एस्ट्रोजन करता है। ठीक है। साथ में जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मतलब जिससे ये रिलीज़ हो रहा है उसी के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। फिर जो हमारे फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाई पिच वॉइस होना, तो इन सब के रीज़न भी हमारा एस्ट्रोजन है। ठीक है। हमारी मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए भी एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हमारी कहाँ से आती हैं, एस्ट्रोजन से आती हैं। ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि जो मेमोरी ग्लैंड है ना वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। अब क्या है, जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि हमारे जो एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन था वो लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल था मेल्स में, वैसे ही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इन फीमेल्स। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एस्ट्रोजन के फंक्शंस। अब है प्रोजेस्टेरॉन के। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है। अब और क्या क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड्स पे भी जाके एक्ट करता है, और जो एल्वियोलाई होते हैं,
अब हमने देखा था कि मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, मिल्क सिक्रेशन हो रहा है। तो मिल्क सिंथेसिस एक्चुअल में होता कहाँ है? एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। एक्चुअली एल्वियोलाई में नहीं होता, एल्वियोलाई में स्टोर होता है। तो एल्वियोलाई का फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन करवाता है, ठीक है। स्टोर करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। स्टोर कहाँ होगा? एल्वियोलाई में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन स्टोर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रेशन में भी कुछ हेल्प कर देता है, ठीक है। वरना जो मिल्क इजेक्शन होता है, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन था, ठीक है। मिल्क सिंथेसिस के लिए हमारा प्रोलैक्टिन था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ओवेरियन हार्मोन्स पे देख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़ थे वो क्या क्या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, एट्रियल वॉल्स होती हैं, वो रिलीज़ करती हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, ठीक है। यूरेटिक मतलब कि यूरिन, नाइट्री मतलब कि सोडियम। एट्रियल वॉल से आ रहा है और ये हार्मोन है। तो ये क्या करता है? ये सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है यूरिन में, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो बीपी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। बीपी बढ़ा है तो ये स्टिमुलेट करता है रिलीज़ किसका? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का। तो एएनएफ रिलीज़ होगा। वो क्या करेगा? वेसोडायलेशन करता है, ठीक है। वेसोडायलेशन होगा, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एएनएफ। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन क्या है? जो एरिथ्रोपोएटिन। इसका हमने इंट्रो वाले सेगमेंट में भी देखा था कि जो किडनीज रहती हैं उसमें होती हैं जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये रिलीज़ करती हैं एरिथ्रोपोएटिन, जिसकी वजह से होती है हमारी एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। दो हार्मोन्स हो गए। तीसरे हमारे देखते हैं हम जीआईटी के हार्मोन्स। वहाँ पे 4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं: गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिन नाम समझ में आ रहा है कि एक्ट किस पे करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है? हमारा HCl और पेप्सिनोजेन रिलीज़ करना। तो वो दोनों मिलके क्या रिलीज़ करेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl और पेप्सिनोजेन को, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किस पे काम करता है? हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे, ठीक है। वहाँ से क्या निकलवाएगा? H2O एंड HCO3- मतलब कि वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस के लिए सिक्रेटिन रिस्पॉन्सिबल है, HCl पेप्सिनोजेन के लिए गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल है। अब जो हमारे CCK हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन किस पे काम करता है? पैनक्रियाज पे भी करता है और गॉल ब्लैडर पे भी करता है, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या रिलीज़ करवाएगा? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और गॉल ब्लैडर से क्या निकलवाएगा? बाइल जूस। तो ये मेनली हमारे डाइजेशन के लिए हार्मोन्स होंगे ना, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे डाइजेशन के लिए, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकल के आएगा फॉर फैट एब्जॉर्प्शन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे CCK। अब सब कुछ स्टिमुलेट ही हो रहा है, कुछ इनहिबिट करने वाला भी तो होना चाहिए। तो इनहिबिशन के लिए क्या है हमारे पास? GIP। तो GIP क्या करता है? जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होते हैं और मोटिलिटी होती है उसको इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को टू रिलीज HCl एंड पेप्सिनोजेन। सिक्रेटिन निकलवाया था H2O एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोलेसिस्टोकाइनिन्स स्टिमुलेट करता पैनक्रियाज को टू सिक्रेट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड गॉल ब्लैडर से निकलवाया था बाइल जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम में इनहिबिशन है तो ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और मोटिलिटी को। तो ये हो गए हमारे अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़ वाले जो हार्मोन्स थे, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वो हम अलग से वीडियो बना के देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अब हम इन टॉपिक्स की NCERT ओवरव्यू कर लेते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड है, उसका हमारे पास एक पेयर होता है, 1 अबव ऑफ ईच किडनी, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एड्रेनल मेडुला,
अंदर की तरफ है, दैट इज सेंट्रली, एंड आउटसाइड में क्या था हमारे पास, कॉर्टेक्स था। हाँ, एक चीज़ रह गई थी कि अगर कॉर्टेक्स वाले अगर एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन होगा अगर कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का, तो उससे क्या होगा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इधर उधर होगा, तो उससे हमें वीकनेस फील होगी, फटीग फील होगा, जिसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, अब देखो इसके नाम में तो ऐड है लेकिन ये कम हो रहा है, समझ गए? ये ट्रिक है याद करने की कि भले नाम में ऐड है बट जो सिक्रेशन है वो कम हो गया है। किसका कम हुआ है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स का। ठीक है, फिर ये डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें है ना किडनी के ऊपर ताज बन के बैठा है एड्रिनल ग्लैंड। 2 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, मेडुला है हमारे 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इनको कैटेकोलामिन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कैटेकोल ग्रुप होता है जिससे अमाइनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी के टाइम पर रिलीज़ होते हैं, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि शेर आ जाएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ये सब हो रहा था। तो दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन एंड स्वेटिंग। ठीक है, दोनों हार्मोन मिलके हमारी हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैटेकोलामिन्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हमारी बॉडी इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में होगी तो हमें ग्लूकोज चाहिएगा रेगुलरली, तो उसकी वजह से इन्हें ऑटोमेटिकली हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बनना पड़ता है। समझ गए? अब ये ग्लूकोज कहाँ से बनवाएंगे? ग्लाइकोजन से, लिपिड से, प्रोटीन से, तो उनको ये तोड़ेंगे। तो इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वरना ग्लूकोज कहाँ से आएगा, है ना। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर। ठीक है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हमारे जिन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब जो कॉर्टिकॉइड्स अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व थे वो हो गए हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हमारे बॉडी में जो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रहता है वो रहता है कॉर्टिसोल। ठीक है, अब कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब जो मिनरल्स के साथ डील कर रहे हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए। एल्डोस्टेरोन हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे थे। देखो, एक होता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हम किससे बना रहे हैं? ग्लाइकोजन से बना रहे हैं, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक सोर्स है। ठीक है, अगर हम कोई इधर उधर के सोर्स से ग्लूकोज बनाएंगे तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू आ गया मतलब कि कोई न्यू सोर्स है, वो हो जाते हैं हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, जनरली हमें जो ग्लूकोज है वो हमें ग्लाइकोजन से ही बनाना चाहिए, बट अगर कोई सिचुएशन आ गई है ऐसी जिसमें हम लिपिड्स को तोड़ के बना रहे हैं या फिर फैट्स को तोड़ के बना रहे हैं तो ये तो अब नॉर्मल सोर्स है ना, मतलब वैसे नॉर्मल है बट स्टिल एज अ कार्बोहाइड्रेट तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गए ना, तो तब इनको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ गए? आई होप मैंने समझा पाई हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देते हैं, और जो सेलुलर अपटेक होता है और यूटिलाइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स का उसको भी इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब जो कॉर्टिसोल है वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, किडनी फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, इसीलिए हमने बोला था कि अगर कोई बंदा स्टीरॉइड्स पे है तो उसकी एंटीबायोटिक्स भी हमें देनी पड़ती हैं क्योंकि वो ससेप्टिबल होता है इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, कॉर्टिसोल हमारा आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन ये हमारा काम करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे और स्टिमुलेट कर रहा था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा था,
पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट कर रहा था। तो हमने देखा था कि ये आयंस के साथ खेल रहा है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन सब पे इफेक्ट देता है। तो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, थोड़े बहुत अमाउंट में हमारे एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ करवाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब आती है हमारी नेक्स्ट ग्लैंड, पैनक्रियास। ओके, तो पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सोक्राइन एक्शन भी है और एंडोक्राइन एक्शन भी है। एक्सोक्राइन तो हमारा आता है किस में, डाइजेशन वाले सिस्टम में। ठीक है, एंडोक्राइन वाला हम यहाँ देखते हैं। तो एंडोक्राइन में क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं। ठीक है, नंबर क्या था अपन ने, 1 to 2 मिलियन था, जो कि सिर्फ 1 to 2% है पैनक्रियाटिक टिश्यू का। ठीक है, अब दो मेन टाइप की सेल्स होती हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिन्हें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स बोलते हैं। अल्फा सेल्स क्या सिक्रेट कर रही थी, अपना ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या कर रही थी, इंसुलिन। हमने देखा था कि ग्लूकागॉन हमारा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। तो ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ऑब्वियस बात है ना कि एक भाई कम कर रहा है ग्लूकोज को, एक भाई ज़्यादा कर रहा है ग्लूकोज को, दोनों मिलके मेंटेन कर लेंगे ग्लूकोज के बैलेंस को, है ना। तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ये जाके एक्ट करता है लीवर सेल्स पे, हिपैटोसाइट्स पे, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेन को तोड़ेगा तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लाइसेमिया क्या हो जाएगा, हाइपर, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, उसके साथ साथ क्या करेगा, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको तो स्टिमुलेट कर ही रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा है, मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन से भी ग्लूकोज को बना रहा है। साथ ही में सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक है और यूटिलाइजेशन है उसको कम कर देता है। ठीक है, मतलब ग्लूकागॉन का मेन काम है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए, सेल्स के पास हो ना हो डजंट मैटर, ब्लड में ग्लूकोज चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसीलिए ये होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हार्मोन, इंसुलिन। तो ये भी पेप्टाइड हार्मोन है विच प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये एक्ट किस पे कर रहा था, हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को एनहांस कर रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है ना, सेल्स अगर ब्लड में से ग्लूकोज उठा लेंगी, उसे यूटिलाइज कर लेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा, है ना। तो एक जन हाइपोग्लाइसेमिया कर रहा है, एक जन हाइपरग्लाइसेमिया कर रहा है, दोनों मिलके जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करवाता है, मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को भी बनाता है इन द टारगेट सेल्स। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है वो दो जन से मेंटेन होता है, इंसुलिन से और ग्लूकागॉन से, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया है तो उससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड जैसे कि कीटोन बॉडीज़, ये होने लगेगा। ठीक है, डायबिटिक जो पेशेंट्स रहते हैं हम इनको इंसुलिन थेरेपी देते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है कि किन्हें हम इंसुलिन से ट्रीट कर सकते हैं, कौन नॉन इंसुलिन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अपने लिए इतना ही काम का था, हो गया। अब देखते हैं हम टेस्टिस को। तो टेस्टिस हमने देखा था कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, स्क्रोटल सैक में रहता है आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल। ठीक है, टेस्टिस डुअल फंक्शन कर रहे थे एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दो पार्ट देखे थे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल थी और स्ट्रोमा था, और स्ट्रोमा को ही हम इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं। जो इंटरस्टिशियल में जो सेल्स थी वो लेडिक सेल्स थी या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स थी। लेडिक तो हमने देख लिया था, अब मान लो कि इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो सेल्स हैं उनमें जो सेल्स होंगी उनको क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स बोल देंगे। ठीक है, ये इंटरट्यूबुलर स्पेस में रहती हैं और कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड्रोजेंस। कौन सा होता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो एंड्रोजेंस हमने देखा था कि जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं उनका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शंस इनको मेंटेन करते हैं। अब एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से थे, एपिडिडाइमिस है, वास डेफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। मतलब कि
टेस्टिस को छोड़ के जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स आते हैं मेल में, वो सारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है ना, ये मस्कुलर ग्रोथ भी करवाते हैं, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की भी ग्रोथ करवाते हैं, जो एग्रेसिवनेस है, लो पिच वॉइस है, तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एंड्रोजेंस एफएसएच के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवा रहे हैं, है ना। अब क्या था, जो एंड्रोजेंस है ना, वो जाके एक्ट करते हैं सीएनएस पे, सेंट्रल न्यूरस सिस्टम पे, और इन्फ्लुएंस करते हैं मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज़ लिबिडो। तो क्या है ना कि जो एंड्रोजेंस हैं और जो एस्ट्रोजन है, उन दोनों का फंक्शन सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि एंड्रोजन वही काम मेल्स में करवा रहा है और एस्ट्रोजन वही काम फीमेल्स में करवा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, इन हॉर्मोन्स का ना एनाबॉलिक इफेक्ट भी होता है, सिंथेटिक इफेक्ट। सिंथेटिक मतलब कि सिंथेसिस वाला, कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रहा है। अब ऑब्वियसली बात है ना कि प्रोटीन किसके लिए चाहिए होते हैं, हमें मसल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं ना, है ना। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिंथेटिक इफेक्ट रहता है, ठीक है। ओवरी हमने देख ही लिया था, और फिर हमने जो हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी देखते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स तो देख ही लिए। अब जो और कोई टिश्यूज़ हैं ना जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं बट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, उनके हार्मोन्स देखते हैं। तो उसमें हमने देखा था, एक तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से रिलीज हो रहा था ANF, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। तो हमने अब तक जितने भी हार्मोन्स देखे हैं उसमें से मैक्सिमम पेप्टाइड हार्मोन्स ही थे, गिने चुने स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, है ना, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हार्मोन का, कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो ही बना देंगे अच्छे से, ताकि डिटेल में समझा पाऊँ मैं आपको, ठीक है। तो एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है तब भी ANF रिलीज़ होगा। ANF रिलीज़ होगा, वेसो डायलेशन करवाएगा, मतलब कि ब्लड वेसल का डायलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी से रिलीज़ होने वाला हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, नाम से समझ में आ रहा है कि एरिथ्रोपोएसिस करवाएगा, ठीक है। फिर जीआईटी से क्या क्या रिलीज़ हो रहा है, 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेनली, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो गैस्ट्रिन जो था वो काम कर रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन, है ना। अब क्या है, जो सिक्रेटिन था वो हमने देखा था कि वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास में काम कर रहा था और किसका सिक्रेशन कर रहा था, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। यार ये याद रखना कि कौन सा हार्मोन किस चीज़ का सिक्रेशन करवा रहा है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इन सब में चीज़ें पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रिन दे देंगे आपको कि वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस का सिक्रेशन करवा रहा था क्या, बट हमें पता है ना कि नहीं करवा रहा। गैस्ट्रिन किसका सिक्रेशन करवाता है, HCl एंड पेप्सिनोजेन का, ठीक है। सीसी के हमारे दोनों पे काम करता है, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे। अब मान लो ना कि नाम बड़ा है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, तो ये 2 जगह काम करेगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर से क्या निकलवाएगा, बाइल जूस। पैनक्रियास से क्या करवाएगा, पैनक्रेटिक एंजाइम्स का रिलीज करवाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है उसके तो नाम में ही इनहिबिशन है, तो वो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और मोटिलिटी को, ठीक है। फिर क्या है, जो अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं ना वो थोड़े बहुत अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करते रहते हैं, तो ये थोड़े बहुत हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू की, उनके खुद के रिपेयरिंग, रीजनरेशन के लिए वो यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़े बहुत हार्मोन्स तो हर कोई टिश्यू अपना रिलीज़ करता ही रहता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है समाप्त। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के साथ। तो टाटा।